हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 11 की प्रश्नमाला 5 है, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, इसके अंदर सबसे पहले पढ़ते अपन संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। संख्याएं जैसे प्राकृत संख्याएं, जिनको n से दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर। हमें पहले इन सब की जानकारी होनी चाहिए। तो ये देखो, 1 से लेकर 2, 3 और अनंत तक चलती है। इसके बाद में पूर्ण संख्याएं जिनको W से दर्शाते हैं, होल नंबर। 0, 1, 2, 3 ये 0 से चलती है अनंत तक। होल नंबर WHOLE, ये नेचुरल है, NATURAL। इसके बाद में पूर्णांक संख्याएं, जो 0 से इधर प्लस की तरफ भी होती है और माइनस की तरफ भी होती है, अनंत तक, दोनों साइड अनंत तक होती है। इनको इंटीजर कहते हैं, I। इसी प्रकार परिमेय संख्याएं जिनको रेशनल नंबर कहते हैं, Q से दर्शाते हैं। रेशनल नंबर जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अपरिमेय संख्याएं भी होती है। अपरिमेय संख्याएं जिनमें अपॉन में 0 आ जाए, जैसे 1/0। अंडर रूट में आ जाए, √3 का अंडर रूट निकलता नहीं है, पॉइंट में आएगा इसलिए। या पाई को भी अपरिमेय कहते हैं, क्योंकि पाई का मान 3.14 होता है और वैसे इसका मान 22/7 होता है। तो 22/7 तो P/Q का फॉर्म है, P/Q का रूप है। लेकिन जब इसका 7 का इसमें डिवाइड किया जाता है, तो ये जो अपन 3.14 लिख रहे हैं, ये यहीं पे रुकने वाला नहीं है डिवाइड, ये डिवाइड चलता ही जाएगा, इसलिए इसको अपरिमेय कहते हैं। अब इसके बाद में देखो, इनको मिलाकर के वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलाकर के, क्योंकि परिमेय में प्राकृत भी आ चुकी है, पूर्ण भी आ चुकी है, पूर्णांक भी आ चुकी है। परिमेय में सभी संख्याएं आ चुकी है, और इधर ये जो अपरिमेय है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे, तो फिर ये वास्तविक संख्याएं बन जाएगी। अब हमने कक्षा 10 तक पढ़ी है, जिनमें हमने वर्गमूल ज्ञात किए हैं, अंडर रूट ज्ञात किए हैं। अंडर रूट जिनमें हम लिखते हैं 4 का हो जाएगा 2। कोई भी प्लस वाली संख्या है, जैसे 5 है, तो 5 का वर्गमूल करना होगा, तो हम लिख देंगे उसको √5। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अगर माइनस के 5 आ गए, तो हम इसके बारे में क्या लिख देते हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये इसके बारे में लिखा जाता था। 10वीं कक्षा में है, अंडर रूट में माइनस की कोई संख्या आई, उसका वर्गमूल निकालना हो, तो हम कहेंगे इसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन अब देखो, कक्षा 11 में हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर हम ऐसी संख्या आने पर यह बात नहीं कहेंगे कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब कक्षा 11 में ये बात नहीं कहेंगे कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखो, ये संख्या हल करेंगे। यहाँ हम क्या लिखते हैं, यहाँ -5 है, तो यहाँ लिखते हैं 5 और आयोटा
स्क्वायर, क्योंकि ये आयोटा है, एक प्रतीक है काल्पनिक संख्या का। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। अब ये नया टॉपिक जुड़ने जा रहा है इन संख्याओं में, आयोटा। ये आयोटा आने से ही ये जो माइनस में जो संख्याएं थी जिनका कोई हल नहीं, अस्तित्व नहीं था, उनका अस्तित्व होने जा रहा है। तो हम इसको लिख देंगे 5 आयोटा स्क्वायर। अब अगर इसका वर्गमूल करना हो तो 5 का तो हो जाएगा, पहले इसको लिख देंगे √5 आयोटा स्क्वायर आयोटा, फिर इसके ये स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका वर्गमूल करेंगे ना तो प्लस माइनस √5 आयोटा हो जाएगा। एक बार तो प्लस का √5 आयोटा और एक बार माइनस का √5 आयोटा। तो ये हम देख रहे हैं कि हमने माइनस वाली जो संख्या है, ऋणात्मक जो संख्या है, उसका भी हमने वर्गमूल कर दिया। ये सब इस आयोटा के कारण संभव हुआ है। अब हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होगी? देखो, सम्मिश्र संख्याएं, ये जो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सब हमने पढ़ी है। इसके बाद में हम नंबर है सम्मिश्र संख्याओं का। तो सम्मिश्र संख्याओं में 2 हिस्से होते हैं। सम्मिश्र संख्या को हम जेड से दर्शाते हैं। जेड, इसमें एक भाग वास्तविक होता है प्लस एक भाग काल्पनिक होता है। वास्तविक भाग को हम कहते हैं, दर्शाते हैं रियल, REZ, रियल नंबर, इसका रियल पार्ट। और यह है IMZ, इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग। इसमें 2 भाग होते हैं, एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग। एक सम्मिश्र संख्या के 2 हिस्से होते हैं, एक वास्तविक भाग होता है, एक काल्पनिक भाग होता है, जिसको भी ऐसे लिख सकते हैं A + आयोटा B। तो ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। 2 पार्ट होने से इसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, COMPLEXNUMBER, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं जिसमें एक भाग वास्तविक होता है, एक भाग काल्पनिक होता है। अब सबसे पहले हम देखो आयोटा को कुछ हल करना सीखते हैं। जैसे आयोटा है, आयोटा की घात 2 तो हमने अभी देखी थी। आयोटा का स्क्वायर मतलब जिसका मान होता है -1। अब अगर मान लो आयोटा की घात 3 हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब देखो, इसमें आयोटा स्क्वायर का मान हो गया -1, इधर आयोटा, तो ये हो गया माइनस का आयोटा। अब अगर ये आयोटा का 4 हो जाए तो फिर हम इसको लिख देंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो इसका भी मान -1 हो गया, इसका भी -1, गुणा करते ही हो गए प्लस का 1। इस प्रकार से आयोटा की और घात हो गई। अब जैसे मान लो आयोटा की घात हमने 49 लिख दिया, बड़ी घात ले रहे, तो इसको हम यूँ लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की घात 24 तो कर दो, क्योंकि 24 दूना 48, 24 दूना 48। अब ये रह गए 49, तो एक आयोटा इधर बच गया। अब आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, इसकी घात हो गई 24, इधर आयोटा। अब जब घात ये सम है, सम घात है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा और इंटू आयोटा, तो इसका मान हो गया आयोटा। अगर यही इस प्रकार से होता कि आयोटा की घात 47, तब क्या करते हम? इसको लिख देते आयोटा स्क्वायर की घात 23, तो 23 दूना 46, फिर आगे एक आयोटा बच जाता, तो इसका मान हो गया -1 की घात 23 आयोटा। अब माइनस की घात विषम होने से ये संख्या माइनस की आएगी 1, तो ये हो गया
आयोटा। इस प्रकार से आयोटा की कितनी बड़ी घात हो हम उसको हल कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखो हम पढ़ते हैं कुछ इन सम्मिश्र संख्याओं के योग पर। अगर हम दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ें तो देखो उनमें क्या क्या वो कौन कौन से गुणधर्मों का पालन करती है वो योग पर गुणधर्म। पहला गुणधर्म है संवृत्तता। अब हमें अगर ये पता ही नहीं है कि संवृत्तता क्या होता है तो हम वो गुणधर्म कैसे जानेंगे। संवृत्तता का मतलब है जब दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़े जब दो सम्मिश्र संख्याओं का योग किया जाए तो सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त हो। तो ये संवृत्तता का नियम होता है। और अब ये हम जानते हैं कि अगर दो सम्मिश्र संख्याओं को हम जोड़ देंगे, मान लो Z1 प्लस Z2 दोनों सम्मिश्र इनको जोड़ देंगे तो यहां पर एक सम्मिश्र संख्या ही आएगी, बराबर में एक सम्मिश्र संख्या आएगी। अर्थात दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ एक सम्मिश्र संख्या ही है, तो ये संवृत्तता नियम का पालन कर रही है। अब देखो इसके बाद में है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में क्या होगा, Z1 में आप Z2 जोड़ दो या Z2 में Z1 जोड़ दो। मतलब सम्मिश्र संख्या Z1 में सम्मिश्र संख्या Z2 जोड़े या Z2 में Z1 जोड़े, वही आंसर आने वाला है, एक ही बात है। इसलिए क्रम विनिमयता नियम का भी पालन इसमें होता है। दूसरा है साचर्यता। दो गए, तीसरा नंबर है साचर्यता। साचर्यता में क्या होता है, इसमें तीन संख्याएं ली जाती है, Z1 Z2 और Z3, और इधर भी Z1 Z2 और Z3। इधर हम पहले Z1 Z2 को जोड़ लेते हैं, फिर जो इनका योग आएगा उसमें Z3 जोड़ देते हैं। इधर पहले हम Z2 को और Z3 को जोड़ देते हैं, फिर जो आएगा उसमें Z1 जोड़ देंगे। तो जो योग जितना योग इधर आएगा उतना ही योग इधर आएगा। इसका मतलब ये साहचर्य नियम का पालन करती है। साहचर्य नियम का पालन करती क्योंकि इधर जो जोड़ आ रहा है, यानी पहले दूसरी को जोड़ के उसमें फिर तीसरी जोड़ दो, और चाहे इधर पहले दूसरी तीसरी को जोड़ के फिर इसमें पहली जोड़ दो, वो इसका आंसर आने वाला है। इसलिए ये साहचर्य नियम का पालन करती हैं। अब देखो नंबर 3 भी हो गया। 4 योगात्मक तत्समक अवयव। अब योगात्मक तत्समक अवयव भी इसके अंदर होता है। क्या होता है योगात्मक तत्समक अवयव का मतलब है कि कोई संख्या हम उसमें जोड़ दें और कोई चेंज नहीं आवे, वापस वही संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे मैं Z के अंदर सम्मिश्र संख्या Z में 0 जोड़ दूं तो वापस मुझे Z ही प्राप्त होगा। तो ये योगात्मक तत्समक अवयव हो गया, और ये अवयव है 0। योगात्मक तत्समक अवयव है 0। इस 0 को जोड़ने से हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं मिली। अब नंबर 5 है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम अवयव। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि ऐसी दो संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी किसी भी सम्मिश्र संख्या जो Z है, इस Z में मैं ऐसी संख्या जोड़ूंगा कि जिससे मुझे 0 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी संख्या क्या होगी, -Z हो जाएगी। तो देख लो इसमें Z में जब जोड़ देंगे -Z तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो ये -Z इसका प्रतिलोम अवयव है, योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम गुणन के भी होते हैं।
इसलिए ये योगात्मक प्रतिलोम है। इस प्रकार से ये हमारे योग के गुणधर्म हैं। तो हम इनके अनुसार हम दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अब देखो, हम दो सम्मिश्र संख्याओं को घटा भी सकते हैं, घटाना भी है। तो घटाने के इतने प्रकार के वो नहीं है, इसमें केवल यही आएगा भाई हम दो सम्मिश्र संख्याओं को घटा सकते हैं। जैसे एक संख्या a प्लस आयोटा b हो z1 की जगह, और z2 की जगह c प्लस आयोटा d हो, तो हम कैसे घटाएंगे? इसमें रियल में से रियल घट जाएगा और प्लस इमेजनरी में से इमेजनरी घट जाएगा। जोड़ में भी यही रूल होता है, जब इनको जोड़ना हो तो a प्लस आयोटा b और हमें इसमें जोड़ना है c प्लस आयोटा d। तो इधर रियल में रियल जुड़ जाएगा, इधर आयोटा कॉमन आ गया और इमेजनरी में इमेजनरी जुड़ जाएगा। इस प्रकार ये इनके जोड़ का भी नियम होता है। अब देखो, अब हम चलते हैं इनके गुणन पर। दो सम्मिश्र संख्याओं को हम गुणा भी कर सकते हैं, और गुणा करने के भी इसी प्रकार से गुणधर्म होंगे। सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, गुणन जैसे दो सम्मिश्र संख्या है z1 गुणा z2, तो हम इसको गुणा कर सकते हैं। अब इसमें गुणा करेंगे तो देखो, जैसे a प्लस आयोटा b ये z1 वाली हो गई, और इधर c प्लस आयोटा d। तो अब इसको गुणा करने का तो वही तरीका, जैसे हम दो ब्रैकेटों को गुणा करते हैं। पहले a का गुणा हो जाएगा c से, तो ac, फिर a का गुणा हो जाएगा आयोटा d से, तो ये हो गया आयोटा ad है। फिर इसी प्रकार ये इसका कर देंगे गुणा, आयोटा b का गुणा c से करेंगे तो आयोटा bc, फिर इस आयोटा b का गुणा आयोटा d से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर bd। जैसे हम दो ब्रैकेटों को बीजगणित में गुणा करते हैं, वैसे ही गुणा करना है इसमें। अब यहाँ देखेंगे AC, इन दोनों का आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच गया AD प्लस BC, और ये हो गया माइनस 1 हो गया इसका मान, तो ये BD, तो AC माइनस BD, AC माइनस BD, और इधर हो गया आयोटा AD प्लस BC। इस प्रकार ये दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा हो गया। तो हम सम्मिश्र संख्याओं को गुणा भी ऐसे ही कर सकते हैं। जोड़ में तो क्या था, रियल में रियल जोड़ दो, इमेजनरी में इमेजनरी जोड़ दो। घटाने में रियल घटा दो और इमेजनरी में से इमेजनरी घटा दो। और गुणा में करते समय इसको ऐसे दो ब्रैकेटों की तरह गुणा करना है। अब इसके कुछ गुणधर्म भी होते हैं गुणा के भी। अब गुणधर्म में क्या है, जैसे पहला गुणधर्म तो वही आ गया क्रम समव्रतता का, समव्रतता। अब ये तो आप देख रहे हो कि दो सम्मिश्र संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो हमें वापस सम्मिश्र संख्या ही मिल रही है। तो इस प्रकार ये समव्रतता का पालन करती है। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन समव्रतता का पालन करती है। अब नंबर 2 देखो, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, तो इसमें भी देखो z1 को गुणा z2 से कर दें और या z2 का गुणा z1 से कर दें, वही बात आएगी। तो क्रम विनिमयता का पालन भी इसमें होता है। इसी प्रकार से है साहचर्यता का, तो साहचर्यता का पालन भी इसमें हो जाएगा, क्योंकि z1, z2 और z3, इसमें पहले हम z1 z2 को इंटू कर लेते हैं, बाद में जो आएगा उसको z3 से कर देंगे। इधर पहले हम z2 z3 को कर लेंगे और फिर बाद में जो आएगा उसको z1 से कर देंगे। साहचर्यता का, क्रम विनिमयता का यही रूल होता है, चाहे सम्मिश्र संख्या हो चाहे और कोई प्रकार की संख्या हो, उनमें यही रूल होता है। क्रम विनिमयता में तो इनको क्रम को आगे पीछे करते हैं, 2 ही संख्याएं होती है। साहचर्यता में 3 संख्याएं होती है, जिनमें ब्रैकेट को एक बार शुरू की 2 पर लगा देते हैं और एक बार लास्ट की 2 पर लगा देते हैं। इस प्रकार इसमें यह साहचर्यता होता है। अब इसके बाद में गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, और तत्समक का मतलब आपको पता है, अभी पहले हमने पढ़ा था कि जिसको वो योगात्मक पता कि जोड़ने पर कोई चेंज ही नहीं आवे,
तो इसमें गुणक आ जाएगा, जिससे गुणा करने पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम Z1 को मान लो 1 से गुणा कर देंगे तो हमें वापस Z1 तो मिलेगा। तो ये गुणात्मक तत्समक अवयव इनका, गुणात्मक तत्समक अवयव इनका 1 होता है। अब इसी प्रकार देखो प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, तो Z का गुणात्मक प्रतिलोम 1/Z होगा। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, उसको हम अपोन में लिख देते हैं। और भागफल, दो सम्मिश्र संख्याओं का जब भागफल करना होगा, जैसे गुणनफल कर दिया, योगफल, घटाना कर दिया, तो अब इनका भागफल भी है। तो भागफल में इसको लिखते हैं Z1/Z2। तो Z1 संख्या में Z2 संख्या का भागफल कर देते हैं। अब वो आगे का नियम है भाई, हम उन संख्याओं को हल कैसे करें, तो वो अपन जब सवाल करेंगे तब उसके अंदर आ जाएगा। बाकी अभी यही देखना भाई, इनका भागफल भी संभव है, इनमें भाग दे सकते हैं। अब इसके बाद में हमने ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल करना देख लिया है। अब है कुछ आइडेंटिटीज है, जैसे हमने आइडेंटिटीज अलजेब्रा में पढ़ी है, सर्वसमीकाएं। तो वो सर्वसमीकाएं कुछ इसके अंदर है, जिस प्रकार से वो बीजगणित में यूज होती है, उसी प्रकार वो इन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज होगी। जैसे हम लिख दें Z1 + Z2 का होल स्क्वायर, तो जैसे आप जानते हो A + B का होल स्क्वायर, तो उसी प्रकार हो जाएगा Z1 का स्क्वायर 2Z1 Z2 और प्लस Z2 का स्क्वायर, उसी प्रकार से लिखा जाएगा। अगर यहाँ माइनस का होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। और अगर ये Z1 + Z2 का क्यूब है तो क्या करेंगे, Z1 क्यूब Z2 क्यूब प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2, ये अपने क्यूब वाली सर्वसमीका है। और अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो क्या करेंगे, Z1 क्यूब माइनस Z2 का क्यूब, फिर अब यहाँ आएगा 3Z1 और Z2 का स्क्वायर। जहाँ Z2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस Z2 के साथ ही है, तो जहाँ इसके स्क्वायर लगा दिया तो वहाँ प्लस ही होगा, क्योंकि माइनस था और स्क्वायर हो रहा है तो वो तो प्लस अपने आप ही बन गया। और 3 यहाँ माइनस आ जाएगा, -3Z1 स्क्वायर Z। इस प्रकार ये क्यूब वाली सर्वसमीका हो गई। और अब आगे देखो, हम ये लगाते थे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो एक बार तो Z1 + Z2 और एक बार Z1 माइनस Z2। ये देखो ये सर्वसमीका हो गई है। इस प्रकार से ये आइडेंटिटीज आगे चलती रहेगी। वही सूत्र हैं जो हमारे पहले थे। अब हमको हमें इनकी दो चीज़ें और पढ़नी है। एक तो पढ़ना है सम्मिश्र संख्या का मापांक। मापांक को यूं दर्शाते हैं, तो अगर Z बराबर A + i B है तो Z का मापांक हो जाएगा √A² + B²। जब मापांक ज्ञात करना होगा तो अंडर लगा करके इधर तो रियल नंबर का स्क्वायर करना है प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर करना है। ये सम्मिश्र संख्या का मापांक है। अब है संयुग्मी। तो Z की संयुग्मी होगी, Z बार, अर्थात Z का मान A + i B है तो इधर A - i B होगा। आयोटा का चिन्ह बदलना है, आयोटा के चिन्ह को बदलते ही वो संयुग्मी कहलाएगी। अब देखो हम इस मापांक को इन सम्मिश्र संख्याओं पर किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे दो संख्याएं योग में हैं तो मापांक इन दोनों के अलग अलग लग जाएगा और बीच में योग रह जाएगा। अगर घटाने के रूप में है तो इनको
उसी प्रकार से अलग अलग मापांक लगा करके, मोड लगा करके, और इनको माइनस में लिख देंगे। अगर ये गुणा में आ जाए तो गुणा में ऐसे अलग अलग लगा दो, और भाग में हो तो हम इसको भाग में भी ऐसे अलग अलग इनके लगा देंगे। ये इस प्रकार से इनके मापांक हैं, सम्मिश्र संख्याओं के मापांक हैं। अब देखो, अगर बार की बात हो, बार लगाना हो तो कैसे लगाएं? जैसे Z1 Z2 के एक साथ बार है तो इसके Z1 के अलग बार लगा दो और Z2 के अलग लगा दो। इसी प्रकार से जब भाग में हो Z1 बटा Z2 और इसके ऊपर बार है तो Z1 के ऊपर अलग लगा देंगे और Z2 के ऊपर अलग लगा देंगे और भाग में इसको लगा देंगे। इस प्रकार ये इनके ऊपर बार भी लगा सकते हैं। और योग में भी इसी प्रकार होता है, योग में और माइनस में, दोनों में सब में भी ये बार हम इसी प्रकार से लगा सकते हैं। ये देखो, ये है तो Z1 के ऊपर अलग कर दो और Z2 के ऊपर अलग कर दो। इसी प्रकार माइनस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए, हमने सम्मिश्र संख्याओं की जो बेसिक नॉलेज थी वो सारी पढ़ी। अब हम इसके सवाल हल करने जा रहे हैं 5.1 के। आज मैं इसके 3 सवाल हल कराऊंगा। तो देखो, इसमें पहला सवाल है, हमें ये 3 सवाल दे रखे हैं, इन तीनों को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है। तो ये है 5 आयोटा, इधर -3/5 आयोटा। तो ये 2 ब्रैकेट है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा करना है इनको। तो ये गुणा हो जाएंगे 5 आयोटा और गुणा, यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ, -3/5 आयोटा, 5 से कटेगा 5 और ये हो गया -3 और आयोटा का गुणा आयोटा से हुआ तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर। अब आप ये चीज़ तो आप खुद भी समझते हो, साइंस के विद्यार्थी हो भाई, ये गुणा में है और ये अपॉन में है तो कटेगा ये तो ये कट चुका है। और -3 आयोटा आयोटा इंटू होते आयोटा स्क्वायर हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, -1 होती है। तो ये इंटू होते ही +3 हो गया। अब हम इसमें देख रहे हैं कि रियल पार्ट आ गया और इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है। तो हम इसको a प्लस आयोटा b के रूप में कैसे लिखेंगे? इमेजिनरी की जगह तो ये 3 आ जाएगा, लेकिन इसकी रियल की जगह तो 3 आ जाएगा, सॉरी, लेकिन इमेजिनरी की जगह कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम इसको 0 आयोटा लगा देंगे। ये ध्यान रखना है, जो भी पार्ट इसमें से गायब होगा, इसमें नहीं होगा, उसकी जगह 0 लगा देना है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, आयोटा की पावर 9 है और 19 है तो 9 को अपन यूँ कर देंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 4, 8 हो गए ना, 4 दूना 8 हो गए। और एक आयोटा जो बच गया उसको यहाँ गुणा में बाहर लिख देंगे। इसी प्रकार इधर 19 को लिखना है, आयोटा स्क्वायर इसकी बाहर कर देंगे 9, तो ये हो गए 9 दूना 18 और ये 19 इधर रह जाएगा 1। भाई 18 आ गए, 9 दूना 18, 1 बच गया जो वहाँ लिख देंगे। अब इसको लिख देंगे, ये हो गई -1, इसकी घात हो गई 4, इधर भाई -1 हो गया, घात 9। अब ये आयोटा यहाँ भी बचा हुआ है, यहाँ भी आयोटा। अब ये घात जब माइनस की है, सम संख्या है, घात सम संख्या है तो ये -1 है +1 हो जाएगा। इधर आयोटा, यहाँ विषम घात है तो ये -1 रहेगा, आयोटा आयोटा, और इधर क्या हो गया, ये प्लस का आयोटा हो गया और ये हो गया माइनस का आयोटा। इसके हिसाब से तो ये दोनों आयोटा कटने वाले हैं, तो फिर ये तो 0 प्राप्त हो गया हमें, ये हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो इसको अपन उसमें लिख सकते हैं, हालांकि इसमें 0 आ गया है, लेकिन अब जो इसमें हल करने पर प्राप्त होगा जो होगा, तो इसको जब हम उसमें सम्मिश्र संख्या इस a प्लस आयोटा b के रूप में लिखेंगे तो 0 + 0 आयोटा, क्योंकि 0 जो है रियल पार्ट तो में 0 मिल गया, इसमें आयोटा लगा हुआ नहीं है। और इधर
प्लस 0 आयोटा लगा देंगे इसके गुणा में, तो ये इसका a प्लस आयोटा b का रूप हो गया। अब ये देखो, तो इसको अपन लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की घात 19, तो ये हो गया 19 दूना 38, अब बच गया इधर एक आयोटा 39, तो ये हो गई -1 घात 19 आयोटा, विषम घात होने से ये माइनस का ही रहेगा, माइनस का 1 इंटू आयोटा, तो ये हो गया माइनस का आयोटा। तो हम इसको लिखेंगे, अब इसमें रियल पार्ट नहीं है तो वहाँ पर 0 लिख देंगे और माइनस आयोटा, ये इसका a प्लस आयोटा b का रूप है। अब देखो, आपसे थोड़ा सा मेरा अनुरोध है, जो भी भाई मेरे इन सवालों को या इस क्लास को देख रहा है, पढ़ रहे हैं, उनसे एक अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद।